सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों मैं संजय सर। बच्चों आज मैं आपके कक्षा 7 से पाठ 14 बहू की विदा पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों बहू की विदा एकांकी यानी नाटक है जिसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी जी। आइए बच्चों पाठ की ओर चलते हैं। प्रस्तुत एकांकी में वर्तमान समय की ज्वलंत सामाजिक समस्या दहेज की मांग को बड़े ही सशक्त ढंग से रेखांकित किया गया है। धन संपन्न जीवनलाल अपनी बहू को विदा करने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि वह पर्याप्त दहेज लेकर नहीं आई। उसकी आंखें तब खुलती है जब उसकी स्वयं की बेटी को भी उसके ससुराल वाले इसी आधार पर विदा नहीं करते। तब जीवनलाल की पत्नी का यह कथन अगर हर बेटी वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने स्वयं सुलझ जाए सटीक बैठता है। आइए बच्चों एकांकी के पाठ परिचय देखते हैं, पात्र परिचय को देखते हैं। बच्चों जीवनलाल एक धनी व्यापारी हैं जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष की है। राजेश्वरी जो कि जीवनलाल की पत्नी है जिनकी आयु लगभग 46 वर्ष है। रमेश जीवनलाल का पुत्र है जिसकी आयु लगभग 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है जिसकी आयु लगभग 20 वर्ष है। प्रमोद कमला का भाई है जिसकी आयु लगभग 23 वर्ष है। तो बच्चों आप लोग इस पाठ को 2-3 बार अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल इस एकांकी का केवल सारांश बतला दे रहा हूँ। हाँ तो बच्चों मैं एकांकी की ओर चल रहा हूँ। बच्चों एकांकी का सारांश है, यूँ तो इस एकांकी में दहेज प्रथा को आधार बनाया गया है। जीवनलाल लालची स्वभाव का है। उसकी बहू की विदा करवाने के लिए प्रमोद जो कि बहू का भाई है आया हुआ है। वह उसके सामने विवाह के अवसर पर हुई कमियों को गिनाकर 50,000 रुपयों की मांग करता है। जीवनलाल अपनी बेटी के आगमन की तैयारी कर रहा है। कमला यानी जो उसकी बहू थी इस मांग को सुनकर दुखी होती है। जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी अच्छे स्वभाव की है। वह अपने पति के लालच को भली भांति जानती है। राजेश्वरी और जीवनलाल में कहा सुनी भी होती है। तभी जीवनलाल का पुत्र आकर सूचना देता है कि गौरी को उसके ससुराल वालों ने भेजने से मना कर दिया है। वे भी अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। अब राजेश्वरी अपने पति जीवनलाल को समझाती है कि अब तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए, हम भी बेटे वाले के साथ साथ बेटी वाले भी हैं। अब जीवनलाल को बात समझ आ जाती है, वह बहू को विदा करवा देता है। आइए बच्चों अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न संख्या 1 है, इस एकांकी के लेखक का नाम क्या है? उत्तर है इस एकांकी के लेखक का नाम विनोद रस्तोगी है। प्रश्न 2 है, इस एकांकी में किस समस्या को उठाया गया है? उत्तर है इस एकांकी में दहेज की समस्या को उठाया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, क्या इस एकांकी में समाधान भी प्रस्तुत किया गया है? उत्तर जी हाँ, इस एकांकी के अंत में समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। संख्या 4 है, यह एकांकी सुखांत है अथवा दुखांत? उत्तर है यह एकांकी सुखांत है। आइए बच्चों लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, जीवनलाल किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं? क्या यह उचित है? उत्तर है जीवनलाल लालची प्रवृत्ति के हैं, यह कतई उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी आपको कैसी लगी और क्यों? उत्तर है जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी हमें बहुत ठीक लगी। वह न्याय की बात कहने वाली है। वह बहू और बेटी में अंतर नहीं करती। प्रश्न संख्या 3 है, प्रमोद कौन है? उसका व्यवहार किस प्रकार का है? उत्तर है प्रमोद कमला यानी बहू का भाई है, उसका व्यवहार शिष्टापूर्ण है। संख्या 4 है, राजेश्वरी क्या क्या तर्क देकर अपने पति को समझाती है? उत्तर है राजेश्वरी निम्न तर्क देकर अपने पति को समझाती है। क है, तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। ख, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। प्रश्न संख्या 5 है, गौरी कौन है?
उसकी विदाई क्यों नहीं हो सकी? उत्तर है गौरी जीवनलाल और राजेश्वरी की बेटी है, दहेज की कमी के कारण उसकी विदाई नहीं हो सकी। 6 है कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है, यह कथन कहाँ तक सटीक बैठता है? उत्तर है कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है, यह कथन पूरी तरह सटीक बैठता है। जीवनलाल पर की गई चोट ने ही उसके घाव के लिए मरहम का काम किया। प्रश्न संख्या 7 है जीवनलाल का हृदय परिवर्तन किस कारण हुआ? उत्तर है जब उसकी अपनी बेटी की विदाई नहीं हो पाई तब जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हुआ, उसे दूसरों के दुख का तभी आभास हुआ। ये बच्चों अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलता हूँ। बच्चों निम्नलिखित संवादों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं संवाद को पढ़ रहा हूँ। क हाँ हम भी बेटी वाले हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है, इतना दहेज दिया है कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। तुम मेरी बराबरी क्या करोगे? हम बेटी वाले होकर भी हमारी मूछें ऊंची है, समझें? तो बच्चों इसमें प्रश्न है यह कथन किसके प्रति है? तो यह कथन जीवनलाल का प्रमोद के प्रति है। दूसरा है वक्ता क्या डींगे हाँक रहा है? तो वक्ता डींगे यही हाँक रहा है कि उसने अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज दिया कि देखने वाले दांतों तले अंगुली दबा ली। तीसरा है उसके कथन में कौन सा स्वभाव झलक रहा है? तो आंसर होगा उसके कथन में अहंकार और बड़ बोलेपन का भाव झलक रहा है। ख है अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक नहीं समझोगे तब तक न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। प्रश्न है यह कथन किसका है तथा किसे कहा गया है? यह कथन राजेश्वरी का अपने पति जीवनलाल के प्रति है। प्रश्न संख्या 2 है वक्ता क्या बात समझाने का प्रयास कर रहा है? वक्ता यह बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि अपनी और पराई बेटी के साथ एक समान व्यवहार करो। तीसरा है क्या आपको वक्ता का तर्क सही प्रतीत हो रहा है? तो जी हाँ, वक्ता का तर्क सही प्रतीत हो रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न की ओर मैं चलता हूं जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है प्रमोद जीवनलाल के घर किस लिए आया था? क ऑप्शन में है बहन को विदा कराने के लिए, ख दहेज का बकाया देने के लिए, ग ससुराल में बहन को देखने के लिए, घ जीवनलाल से बातें करने के लिए। तो प्रमोद जीवनलाल के घर किस लिए आया था? तो बच्चों बहन को विदा कराने के लिए। आंसर होगा क। दूसरा है राजेश्वरी किस स्वभाव की स्त्री है? क है लालची, ख है स्वार्थी, ग है न्यायप्रिय, घ है दिखावटी। तो राजेश्वरी किस स्वभाव की स्त्री है? तो न्यायप्रिय यानी ग। तीसरा है क्या अंत में जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हो गया? क है हाँ, ख है नहीं, ग है पता नहीं, घ है शायद। तो क्या अंत में जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हो गया? तो हाँ, क अंत में जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हो गया। चौथा है वह कौन सी चोट थी जिसने जीवनलाल की चोट पर मरहम का काम किया? क दहेज की कमी के कारण गौरी की विदाई न होने की चोट, ख कमला की विदाई न होने की चोट, ग राजेश्वरी के तर्कपूर्ण कथनों की चोट, घ राजेश्वरी का सहयोग। तो बच्चों वह कौन सी चोट थी जिसने जीवनलाल की चोट पर मरहम का काम किया? तो क दहेज की कमी के कारण गौरी की विदाई न होने की चोट। बताओ किसने किससे कहा? यहाँ पर बच्चों कथन दिया हुआ है, यहाँ किसने कहा प्रश्नवाचक चिन्ह है, किससे कहा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क है अगर माँ बहन का इतना ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? किसने कहा? तो जीवनलाल ने कहा। किससे कहा? तो प्रमोद से कहा। ख है यह तो सरकार अन्याय है। किसने कहा?
तो प्रमोद ने कहा। किससे कहा? तो जीवनलाल से कहा। ग है उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? तो किसने कहा? कमला ने कहा। किससे कहा? तो प्रमोद से कहा। घ अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाए। किसने कहा? तो राजेश्वरी ने कहा। किससे कहा? तो अपने पति जीवनलाल से कहा। बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दहेज देना तो दूर डैश की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। तो बच्चों, दहेज देना तो दूर बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। दूसरा है उस डैश लड़की ने अपना क्या बिगाड़ा है? तो उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है। तीसरा है बेटी वाला समझकर ही आप मेरा डैश कर रहे हैं। तो बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। चौथा है इन डैश का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो बच्चों, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पांचवा है तुमने डैश के स्वागत की तैयारी की है। तो तुमने बेटी के स्वागत की तैयारी नहीं की। आइए बच्चों, भाषा अध्ययन की ओर मैं चलता हूँ। 1 है क्रियापद को रेखांकित कीजिए। क है आज नहीं तो कल रुपया देना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी क्रिया है, इसको रेखांकित करना है। क्रियापद कौन सा है? तो देना पड़ेगा। ख है चोट भी मरहम का काम कर जाती है। तो कर जाती है एक क्रियापद है, रेखांकित कर दिए हम। ग है बहू की विदा की तैयारी करो, ये रेखांकित पद है जो क्रियापद है। घ तुमने बेटी के स्वागत की तैयारी नहीं की। तो नहीं की ये जो क्या है वो क्रियापद है। अंग है मैं झूला डाल रहा हूँ। तो डाल रहा हूँ एक क्रियापद है, मैं इसको रेखांकित कर दिया। दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटो तथा उनका भेद भी बताओ। बच्चों, यहाँ सर्वनाम दिया हुआ है, यहाँ पर उसके भेद बतलाना है। क है क्या निर्णय किया है आपने। तो यहाँ पर आपने जो है सो सर्वनाम है, मैंने यहाँ आपने लिख दिया हूँ। तो बच्चों, एक किसका सर्वनाम का भेद है? तो पुरुषवाचक का। ख है मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ। तो इसमें सर्वनाम कौन है? तो मैं यहाँ मैं लिख दिया हूँ और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ग है उसको विदा न करके आप अन्याय कर रहे हैं। तो इस वाक्य में उसको जो है सर्वनाम है और ये कौन सा भेद है? तो अन्य पुरुषवाचक है। घ है तुम रुपयों से प्यार करते हो। तो इसमें तुम जो है वो सर्वनाम है और यह कौन सा भेद है? तो मध्यम पुरुषवाचक। अंग है कोई बाहर खड़ा है। तो इसमें कोई जो है ये क्या है? सर्वनाम है और कौन सा भेद है इसका? तो अनिश्चयवाचक का। तीसरा है बहुवचन रूप लिखो। मोती है तो मोतियों, आंसू आंसुओं, बेटी बेटियों। ख रुपया रुपये, घ बाराती बारातियों, बहू बहुओं। चौथा है संयुक्त वाक्य बनाइए। बच्चों, क है राम आया था रुपये देकर चला गया। तो राम आया था और रुपये देकर चला गया। ख है पागल मत बनो रो मत। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा पागल मत बनो और रो मत। ग है वह गुरु जी के घर गया है, उसे पढ़ना है। तो इसका संयुक्त वाक्य मैं बना रहा हूँ, वह
गुरु जी के घर गया है क्योंकि उसे पढ़ना है। बच्चों, पांचवा है लिंग बदलो। क है बेटा तो इसका क्या होगा, तो बेटी। ख है पति तो पत्नी। ग है भाई तो बहन। घ है राजा तो रानी। अंग है सिंह तो सिंहनी। च हाथी तो हथनी। बच्चों, इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं उसे आप अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा। और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं लिखित और मौखिक, उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख करके उसे अच्छे तरीके से आप लोग लिख करके उसे याद करते रहेगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं संजय सर।